नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज मैं आपसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में क्या प्रोविजन है, 10th शेड्यूल में क्या प्रोविजन है, किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे लाया गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके बारे पर क्या निर्णय है। वीडियो छोटी ही होगी तो थोड़ा सा धैर्य करके, गंभीर विषय है, धैर्य से आपको देखना है। यदि इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और पूछेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारंभ में 8 शेड्यूल थे, ओनली 8, और 9th शेड्यूल को जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा और 10th शेड्यूल को जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा, एंड दिस वन इज द 1951। यानी आज की डेट में आपके यहां 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, 4 को जोड़ा गया है, जिसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा 9th शेड्यूल को जोड़ा गया और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 10th शेड्यूल को जोड़ा गया, जो दल बदल निरोधक कानून के बारे में था। डिफेक्शन ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बुराई होती है, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी को कॉज करती है, अनसर्टेनिटी को पैदा करती है, ये अनएथिकल है, इट इज अ जस्ट एविल, ये डेमोक्रेटिक फैब्रिक्स को समाप्त करती है। और 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो लाया गया, ये हमारी डेमोक्रेसी के फैब्रिक को स्ट्रेंथन करती है और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कर्ब आउट करती है, उन्हें समाप्त करती है। आप जानते हैं कि आपके यहां आर्टिकल 102 और 191 ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउसेस के बारे में बात करता है। जो भी सदन के मेंबर हैं उनके निर्हरता के बारे में बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। यानी कोई भी व्यक्ति उस हाउस का मेंबर होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ये पार्लियामेंट के बारे में बात करती है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, ये आरएस और ये एलएस के मेंबर्स होने के लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, और इसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 102 में बताया गया है। और 191 में जो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात किया गया है, यानी राज्य विधानमंडल के सदस्य के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है। आर्टिकल 102 जो है उसमें 2 क्लॉज बताए गए हैं, क्लास 1 और दूसरा जो क्लास है दिस वन क्लास 2, ये जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में। 1985 क्लास 1 में 4 ग्राउंड्स बताए गए हैं जिसके आधार पर कोई भी मेंबर जो है वो पार्लियामेंट के हाउसेस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और पहला ग्राउंड 102 के क्लास 1 में यह है, 102 क्लास 1 का पहला ग्राउंड ए, कि यदि ऐसा मेंबर जो हाउस का मेंबर है, लोकसभा या राज्यसभा का, उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद धारित कर लिया है, यानी ऐसे किसी सदस्य ने जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और उन्होंने कोई लाभ के पद को धारण कर लिया है, तो आर्टिकल 102 का क्लास 1 कहता है कि वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो सदन का सदस्य नहीं हो पाएगा। ये लाभ का पद क्या है ये डिफाइन नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, स्टैट्यूट में इसे डिफाइन नहीं किया गया है। ये 1959 में
एक एक्ट पास करके द पार्लियामेंट प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में ये एक्ट पास करके लाया गया और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स में नहीं आएंगे। इसका मतलब एक कैटेगरी बना दी गई कि दीज आर द पोस्ट विच इज नॉट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, सिर्फ क्लास दिया गया है कि ये पोस्ट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होगी। जैसे गवर्नर का पद है, कैबिनेट मिनिस्टर का पद है, चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट आर द बैकवर्ड क्लास, इनके जो चेयरमैन होंगे वो लाभ का पद नहीं होगा, गवर्नर का पद लाभ का पद नहीं होगा। ये स्पष्ट कर दिया गया है इस एक्ट में आपके। तो यदि कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स को होल्ड कर लेता है, जैसे जया बच्चन की केस में स्पष्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे पद पर होता है जिससे कोई पेक्यूनरी बेनिफिट्स गेन करता है, दैट इज नोन एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स या लाभ का पद माना जाता है। कभी चर्चा करेंगे विशद इसके बारे में, हम वहां नहीं जाते। तो पहला जो ग्राउंड हुआ वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यदि उसके मेंबर के द्वारा हासिल कर लिया गया है। दूसरा जो ग्राउंड है यदि वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, यानी जो मेंबर का सदस्य जो आपका किसी भी हाउस का मेंबर है वो अनसाउंड माइंड का हो गया है और जिसे कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है कि वह अनसाउंड माइंड का हो गया है, चित्त विकृत हो चुका है, पागल हो चुका है। तीसरा ग्राउंड है कि यदि वो इनसॉल्वेंट हो चुका है, इनसॉल्वेंट हो गया है, यदि वो दिवालिया घोषित हो गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। और चौथा ग्राउंड है कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं रह गया है, इंडिया का सिटीजन नहीं है वो, यानी किसी दूसरे कंट्री की उसने सिटीजनशिप ले ली और आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ा है और आपने देखा है कि जैसे ही भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करेगा उसकी नागरिकता वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो यदि आपके पार्लियामेंट के किसी मेंबर के द्वारा जो सदन के सदस्य हैं उनके द्वारा यदि नागरिकता कहीं दूसरी की ले ली गई तो वहां से नागरिकता समाप्त हो गई और जैसे ही नागरिकता समाप्त होगी ये ग्राउंड बताया है कि उस सदन के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी ये 4 ग्राउंड्स बताया गया। पहला ग्राउंड्स कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स को होल्ड कर रहा है, यानी ये आपके एलएस या आपके आरएस और इसके या इसका कोई भी मेंबर है और इसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को या ये अनसाउंड माइंड का हो गया या ये इंसॉल्वेंट हो गया या ये इंडिया का सिटीजन नहीं रह गया तो यहां से इसकी सदस्यता समाप्त, या यहां का है तो ये यदि कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ गया तो ये समाप्त सदस्यता, यानी डिस्क्वालिफिकेशन के 4 ग्राउंड्स यहां पे बताए गए। अब देखते हैं कि 102 का जो क्लास 1 है इसमें मैंने आपको 4 ग्राउंड बताया सी डी, और इसका क्लास 2 जो है वो कहता है कि जो 10th शेड्यूल में है यानी 10वीं अनुसूची में यदि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वह भी इस सदन में डिस्क्वालीफाई होगा। यहां पे ये जो क्लास था ये क्लास आपका 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यही मैं आपसे बात कर रहा हूं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और 10th शेड्यूल को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अब 10th शेड्यूल क्या कहता है, कब कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा, इन्हें आप देखें जरा। तो 10th शेड्यूल का जो पैरा 2 है, पैरा 2 स्पष्ट करता है, पैरा 2 यहां पे समझ लें कि कहता है कि पैरा 2 ये अधीन होगा पैरा 4 और 5 के। इसका मतलब ये है कि 4 और 5 के पैरा में जो बातें बताई गई हैं वो अभिभावी होंगी पैरा 2 पर। इसका मतलब 2 में जो बातें बताई गई हैं वो अधीन होंगी 4 और 5 के। इसका मतलब 4 और 5 प्रिवेल करेगा, 2 नहीं करेगा। तो कहता है सब्जेक्ट टू द पैरा 4 और 5। यहां पे यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, किसी राजनीतिक दल का सदस्य है और वह किसी सदन का, किसी हाउसेस का, किसी सदन का सदस्य है, यानी यह व्यक्ति दिस वन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है और यही व्यक्ति
सदन का सदस्य है, तो जैसे ही ये व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरली रिजाइन करता है, ये स्वैच्छिक रूप से यहां से रिजाइन कर देगा, वैसे ही सदन से ये डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। मैं एग्जांपल बता दूं, आप मान लो बीजेपी के सदस्य हैं और आपने वॉलंटरली बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, सपा के हैं, सपा से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और आप एमपी या एमएलए हैं, तो वैसे ही आपके उस सदन से जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। ये वॉलंटरली आपने दिया है। दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। व्हेन यू रिजाइन वॉलंटरली फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एंड यू आर द मेंबर ऑफ द हाउसेस, then your membership is ceased as soon as you just resign voluntarily from your political party। वैसे ही आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी यहां से। तो पहला ग्राउंड आपका ये है। दूसरा ग्राउंड है 10th शेड्यूल के पैरा 2 में ये बता रहा है कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ व्हिप, यानी कोई चीफ व्हिप, ये खूब नाम सुने होंगे आप, ये अनुशासन मेंटेन करने वाला व्यक्ति होता है जिसे पॉलिटिकल पार्टी अपना नियुक्त करती है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यदि कोई डायरेक्शन दिया गया है चीफ व्हिप के द्वारा, या ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया गया है अपने पार्टी के सदस्य को, और ऐसे पार्टी के सदस्य के द्वारा उस बात को करने से मना किया गया, डिसओबीडियंस किया गया है, उसे नहीं माना गया, या इनके द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में वोट करने की बात की गई है और ऐसे सदस्यों के द्वारा या सदस्य के द्वारा उसको वोट नहीं किया गया, या वोट करने से वो विरत रहता है, तब यह व्यक्ति जो होगा या व्यक्ति जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी दो ग्राउंड्स बताया। पहला ग्राउंड्स ये है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से यदि आपने वॉलंटरली रेजिग्नेशन दे दिया है तो वैसे ही आपकी सदस्यता उस सदन से समाप्त हो जाएगी। दूसरा ग्राउंड ये है कि यदि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या उसके चीफ व्हिप के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया गया है, किसी के पक्ष में वोट करने के लिए कहा गया है, और आपने ऐसे डायरेक्शंस का डिसओबीडियंस किया है या उसके पक्ष में वोट नहीं किया है, या आप ऐसा वोट करने से विरत रहते हो, तब भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। लेकिन एक कंडीशन, इसका अपवाद क्या है कि यदि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या ऐसे चीफ व्हिप के द्वारा 15 दिन के भीतर यदि आपको विद इन 15 डेज आपको माफ कर दिया गया है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको माफ नहीं किया उस कार्य को करने के लिए, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी ये डेट इंपॉर्टेंट है कि विद इन 15 डेज आपको पार्डन किया जा सकता है, आपको माफ किया जा सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या उस चीफ व्हिप के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा, ऐसा आपको माफ किया जा सकता है। तो दूसरा ग्राउंड आपका ये हो गया। अगेन मैं आपसे बात कर रहा था कि दो ग्राउंड्स आपने यहां देखा, 4 ग्राउंड्स वहां पे आपने देखा है जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात हुई है आपकी। और ये व्यक्ति कब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा तो उसको समझ लीजिए। पहले इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक तो क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके, दूसरा जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर है आपके, और तीसरा जो है आपका जो है इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय इंडिपेंडेंट। यहां पे देखिए इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ये नॉमिनेटेड मेंबर इन्हें समझिए कि डेट ऑफ नॉमिनेशन पर इनकी पार्टी क्या होगी, किस पॉलिटिकल पार्टी के माने जाएंगे, तो ये जरा समझ लीजिए कि कह रहा है कि डेट ऑफ नॉमिनेशन पर, जिस दिन इनका नॉमिनेशन होता है उस दिन यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है ये, तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी वही मानी जाएगी। यानी मान लीजिए यक्स जो है उसका नॉमिनेशन 18 जनवरी 2024 को हो रहा है, तो उस डेट पर वो सपा से जुड़ा हुआ है या उस डेट पर वो भाजपा से जुड़ा है, तो उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वही होगी सपा या भाजपा। या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है और इससे नॉमिनेट किया जा रहा है, तो 6 महीने के भीतर यह व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है।
इसका मतलब 6 महीने के भीतर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट कर सकता है। यदि उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो यानी विद इन 6 मंथ यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द नॉमिनेशन ज्वाइन करता है तो उसका डिफेक्शन नहीं होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये भी एक एक्सेप्शन है। लेकिन 6 महीने के बाद यदि यह व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, डेट ऑफ नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद यदि वो पार्टी को ज्वाइन करता है किसी पार्टी को, तो ये डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आफ्टर द 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये बात भी देखिएगा। यदि नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी वो होगी जो डेट ऑफ नॉमिनेशन पर है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ऐसे नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद, 6 महीने तक, अप टू द 6 मंथ और विद इन द 6 मंथ वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो जिस पार्टी को ज्वाइन करेगा वो उसकी पार्टी होगी। लेकिन 6 महीने के बाद यदि नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगेन, इंडिपेंडेंट चुनाव यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय होकर के लड़ता है और निर्दलीय होने के बाद यदि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इलेक्ट होने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो यहां पे एक कंडीशन ये मैंने आपको बता दिया, 2 कंडीशन और आप जोड़ दीजिए। पहला कि ये व्यक्ति जो है यदि ये वॉलंटरली रिजाइन करता है तब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यदि यह व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस को डिसओबे करता है तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तब भी ये डिस्क्वालीफाई होगा। तीसरी चीज मैंने बताया कि वह व्यक्ति यदि नॉमिनेटेड है और 6 महीने के बाद यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यह व्यक्ति यदि निर्दलीय चुनाव लड़ा है और वो चुनाव में जीतने के बाद किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी 10th शेड्यूल में ये कंडीशंस हैं जहां पे इन्हें डिस्क्वालीफाई बनाया गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जरा देखें। यदि ऐसा व्यक्ति अपने एक ऐसे ग्रुप के साथ जाता है, ऐसे ग्रुप के साथ गया हुआ है, अन्य लोगों के साथ लेकर के गया है जिसकी संख्या उस पॉलिटिकल पार्टी का 1/3 है, 1/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। ये नहीं माना जाता था। ये प्रोविजन ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताई गई थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है कि अब जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस संख्या को, इस वैल्यू को पॉलिटिकल पार्टी का यदि 2/3 यदि स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर के किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर जाता है, मर्ज कर गया, तब इस 2/3 के ऊपर जो है वो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। यानी ऐसा यदि संख्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की 52वें संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि पॉलिटिकल पार्टी का 1/3 यदि अलग होकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर जाए तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होगा। वर्तमान की स्थिति यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह प्रोविजन किया है कि यह संख्या यदि 2/3 है तो 2/3 यदि अलग होकर के चली जाती है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेती है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। तो पहला अपवाद मैं जो आपको बता रहा हूं कि कब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वर्तमान स्थिति ये है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 बहुमत किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, मर्ज कर गए तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि यदि ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने के भीतर नॉमिनेटेड है और 6 महीने के भीतर है
उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। यह दूसरा एक्सेप्शन है। पहला कि 2/3 लेकर के वो मर्ज कर गया, एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। दूसरा, यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और उसने 6 महीने के अंदर ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसके ऊपर भी ये एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है स्पीकर, ये जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं, ये डिस्क्वालिफिकेशन इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी मेंबर जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जो आपके यहां बताया गया है 10th शेड्यूल में, जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताए गए हैं और नॉन डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताए गए हैं 2, 4 और 5 में, जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीकर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, 5 में बताया गया है। ये 2/3 मेजॉरिटी से लेकर के निकलेंगे। ये जो व्यवस्था है आपकी, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यवस्था में जो 102 में बताया कि क्लास 1 एंड क्लास 2 है। क्लास 1 जो है ये 4 ग्राउंड्स को बता रहा है, बी सी डी, यहां पे पोस्ट ऑफ ऑफिस है, दूसरा अनसाउंड माइंड का है और इंसॉल्वेंट है और ये सिटीजन नहीं रह गया है। यहां के आधार पर यदि कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है, यहां पे ये डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो यहां पे इसका जो निर्णय करेगा वो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं या महोदया करेंगे, प्रेसिडेंट, और विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन पर यह किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। बट इन केस ऑफ क्लास 2 यानी 10th शेड्यूल के आधार पर देखा जाए कि वो अगर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करेंगे स्पीकर या चेयरमैन, यानी लोकसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर या राज्यसभा के सभापति या विधान परिषद के जो है वो सभापति के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा। और ये बात जो है पैरा 10th शेड्यूल के पैरा 6 में बताया है और इनके द्वारा जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा। पैरा 6 में यह बात किया गया है। तो यहां पे इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए कि आर्टिकल 2 के क्लास 1 में जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी राय से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। जबकि 10th शेड्यूल में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा? स्पीकर या चेयरमैन। और इनका जो निर्णय होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। इनका निर्णय जो है फाइनल। पैरा 7 जो है वो जुडिशरी को बार कर रही है। ये जुडिशरी को बार करती है कि स्पीकर का निर्णय ही जो है वो फाइनल होगा और उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। जिसे चैलेंज किया गया कि होता हॉलो हॉर्न वर्सेस जाचिलू। कि हो तो होलोहान वर्सेस जाचिलू के मामले में इस बात को यानी पैरा 7 को चैलेंज किया गया। पैरा 7 जो है वो यह स्पष्ट करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन पर जो डिसीजन लेने का पावर है वो स्पीकर का है और वो फाइनल है, वो जुडिशियल रिव्यू के परे है। कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा उस बात को इंक्वायर करने का। इस बात को जो चैलेंज किया गया वो किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिलू के मामले में किया गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और वहां पे यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी भी स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा अनजस्टली या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करते हुए यदि किसी डिसीजन को दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। दो बातें यहां पे बताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो स्पीकर होता है
उसके पास दो पावर होते हैं, एक तो प्रोसीजरल पावर को डील करते हैं वो, और दूसरा जो है वो एडजुडिकेशन करते हैं, एडजुडिकेशन न्याय निर्णय का कार्य करते हैं। और जब वो एडजुडिकेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनका जो पावर होता है वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है, परफॉर्म करते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शन। और ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है ये रिक्वायर करती है फेयरनेस को, यानी यहां पे फेयरनेस होना चाहिए और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। यदि किसी स्पीकर के द्वारा अनफेयर, अनजस्टली या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया जाता है, बियॉन्ड और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कार्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके निर्णय का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है व्हाइल ही वाज एडजुडिकेटिंग द मैटर्स। वी विल नॉट इंटरवीन इनटू द प्रोसीजरल मैटर, प्रोसीजरल मैटर में मैं नहीं जाने वाला, लेकिन यदि एडजुडिकेशन किया जाएगा, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा जहां पे फेयरनेस का ध्यान नहीं रखा गया है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। पैरा 7 जो है ये कोर्ट के पावर्स को डिप्राइव करता है, यानी 136 के पावर को 226 के पावर को 227 के पावर को और 32 के पावर को छीनता है, इसलिए ये क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया। केएम सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर। में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये डिसीजन का पावर, एडजुडिकेशन का पावर जो स्पीकर में वेस्ट करता है या चेयरमैन में वेस्ट करता है, पार्लियामेंट को अमेंडमेंट ला करके संविधान में ये पावर एक ट्रिब्यूनल्स को देना चाहिए, जहां कि वो इम्पार्शियल होकर के इस मैटर को डिसाइड कर सके। तो ये जो प्रोविजंस हैं आपके, किस केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, किस केस में किया गया, कियोतो होलोहोन जाचिलू के मामले में किया गया, किस मामले में ये कहा गया कि ये स्पीकर और चेयरमैन की ये पावर वेस्ट किए जाएंगे ट्रिब्यूनल्स को, तो ये केएम सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर की केस में स्पष्ट किया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया जिसमें 10th शेड्यूल को जोड़ा गया, ये 1985 में प्रोविजन किया गया। और अगेन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाया गया था वो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन जो दिया गया था, इसने अपनी 170th रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था जो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा था। यानी लॉ कमीशन के इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में दी गई 170वीं रिपोर्ट जिसमें यह रिकमेंडेशन दिया गया था वो, और दूसरा नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेंकट चलैया कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। वेंकट चलैया कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों कमीशन के रिकमेंडेशन से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 1/3 की संख्या आपकी 52वें संविधान संशोधन में थी, उसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा पैरा 3 को ओमिट किया गया 10th शेड्यूल में। दिस इज ऑल अबाउट योर एंटी डिफेक्शन एंड 10th शेड्यूल। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।